हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 20 जुलाई 2023 के फोर्थ शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो एज ए रिवीजन के तौर पर जो है आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आज जो है मैं आपको सबसे पहले जो है 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको करवा देता हूँ, जिस टॉपिक्स के बेसिस पर जो है आगे क्वेश्चन हम आएंगे इस शिफ्ट के अंदर। तो इसी तरह से आगे भी हम सोल्व करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन्हें पहले डिस्कस कर लिया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो है एक शॉर्ट में नोट्स तैयार कर लेना है, क्योंकि यही वो टॉपिक्स हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस और काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो है ये टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता पर आधारित, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास एक त्रिभुज अगर ए बी सी दे रखा है, ठीक है, ये आपके पास ए बी सी एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज जो है वो आपके पास है डी ई एफ। अगर आपको यहाँ पर कहा जाए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यानी कि ट्राइएंगल ए बी सी जो है वो समरूप है ट्राइएंगल डी ई एफ के, यानी कि ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो यहाँ पर जो है इनके बीच में एक रिलेशन जो बनता है, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर ये जो आप ए बी भुजा देख रहे हैं इसके संगत भुजा कौन सी है, डी ई है, यानी कि इनका अनुपात अगर हम कैलकुलेट करें तो ए बी अपॉन डी ई होगा और इस अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ये यहाँ पर बी सी भुजा आप देख रहे हैं इसके संगत भुजा ई एफ है, तो यहाँ पर बी सी का जो है ई एफ के साथ जो अनुपात है इस अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इसी तरह से ए सी का जो है ये ए सी का अनुपात जो है डी एफ के साथ इस अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, डी एफ के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो ये रिलेशन जो है बनता है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस टॉपिक से जो है इस शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं ये वाला टॉपिक जो है कितना महत्वपूर्ण है। और इसी शिफ्ट के अंदर नहीं, कई शिफ्टों के अंदर जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन जो है SSC CCL में 2 मार्क्स का आता है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 4 मार्क्स जो है ये वाला टॉपिक इस शिफ्ट के अंदर लिए बैठा है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। तो इस तरह से आप जो है इनका एक शॉर्ट में नोट्स ज़रूर तैयार कर लें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट हम एलजेब्रा के टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि एलजेब्रा के अंदर हम बात करें तो एलजेब्रा के अंदर जो है यहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन बने, यानी कि x + 1/x बराबर, मान लीजिए आपको p दे रखा है और आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि इससे आप x² + 1/x² कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करें, p का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर अगर आपको इसी से x⁴ + 1/x⁴ कैलकुलेट करना है तो ये जो x² + 1/x² है, अगर आपके पास ये जो है इसको मान लें यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू, यानी कि कंप्लीट एक वैल्यू एक नंबर के रूप में आएगी, ये मान लीजिए k है। ठीक है, ये मान लीजिए k है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, k का स्क्वायर कर दीजिए और -2 कर दीजिए। तो इसी तरह से ये मेथड जो है यहाँ पर चलता रहता है। और यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेट करना होता इससे x - 1/x कैसे कैलकुलेट करते, अंडर के अंदर p का स्क्वायर करते और यहाँ पर -4 कर देते। और यहाँ पर x - 1/x बराबर p दे रखा होता और x + 1/x आपको कैलकुलेट करना होता, तब आप p का स्क्वायर +4 करते। चलिए मैं इसको लिखा देता हूँ आपको, यानी कि यह भी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कई बार। अगर आप यहाँ पर x - 1/x बराबर दे रखा हो p और आपको कैलकुलेट करना हो x + 1/x, तो आप क्या करते, अंडर के अंदर p का स्क्वायर +4 करते। अब देखिए यहाँ पर समझने और समझाने के लिए तो एलजेब्रा के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुछ है, बट यह एक कंप्लीट चैप्टर करवाया जाता है तभी करवाया जाता है। और इस तरह से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है सिर्फ आपको बता दिए जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आगे इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे तब आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, यदि आयत का परिमाप 68 मीटर हो तो आयत की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 × में लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू, ये आपको 68 के बराबर दे रखा है, यानी कि 2 से काटेंगे तो 34 बार ये कट जाएगा।
और आपको यहाँ पर जो है ये चौड़ाई जो दे रखी है वो लंबाई से 2 मीटर कम दे रखी है, यानी कि L-2 रखेंगे, बी किसका है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, यानी कि L + L ये 2L हो जाएगा, और ये -2 इधर आकर 36 हो जाएगा, L = 18 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 4 विभागों मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड के विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्शाती है। प्रत्येक विभाग में केवल एक विद्यार्थी है। तालिका में 5 अलग अलग महाविद्यालयों में इन 4 विभागों के विद्यार्थियों की संख्या भी दर्शाई गई है, जिसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वो 2080 है। तो यहाँ पर ये आपको महाविद्यालय दे रखे हैं, ये महाविद्यालयों के अंदर उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दिखा रखी, और ये मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड के अंदर जो है पढ़ रहे अध्ययन रहते विद्यार्थियों का प्रतिशत जो है यहाँ पर ये दिखा रखा है। और यहाँ पर बाद में पूछा गया, यदि IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या IIT मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है, यानी कि 20% कम, यानी कि मद्रास की ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी 1/5, यानी कि 5 पर 1 की कमी, यानी कि 5 यूनिट अगर यहाँ पर मद्रास किया तो 5 पर 1 की कमी, यानी कि 4 ये बॉम्बे की होगी, यानी कि बॉम्बे और मद्रास के विद्यार्थियों का रेशियो जो है वो आपके पास आ चुका है 4:5। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर देखिए आपको, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इन दोनों महाविद्यालयों में अप्लाइड विभाग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और इन 2 महाविद्यालयों में सिविल विभाग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर क्या है। तो अप्लाइड में पढ़ने वाले इन 2 महाविद्यालयों के अंदर देखना आपको, ठीक है, अप्लाइड के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या और सिविल के अंदर पढ़ने वाले इन 2 विभागों के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का जो अंतर है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा घुमा दिया गया है, तो चीज़ें यहाँ पर ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर बॉम्बे और मद्रास के विद्यार्थियों की संख्या जो है वो हमें दे नहीं रखी है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी का टोटल कर देंगे। बट यहाँ पर इन सभी महाविद्यालयों के अंदर उपस्थित कुल छात्रों की संख्या जो है वो हमें 2080 दे रखी है, तो हम इन सभी का टोटल करेंगे, यानी कि ये आपके पास इसका और इसका टोटल करेंगे तो ये 400 और 750 ये हो गया, ठीक है, और 700 से 1180 ये हो गया, ठीक है। तो ये 1180 जो है इसे 2080 में से माइनस कर दीजिए, तो ये कितना बच गया, 900 बच गया। तो ये 900 किन का बचा है, इन 2 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों का योग बचा है, ठीक है, और इनका रेशियो हमारे पास ये है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ये टोटल 9 यूनिट होगा, 5 4 9 यूनिट होगा, और 9 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 900 है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 900 है, तो कितना गुना दे रखे, 100 गुना है। तो यहाँ पर बॉम्बे के अंदर विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 400 हो जाएगी, और मद्रास के अंदर विद्यार्थियों की संख्या ये 500 हो जाएगी। तो हमारे पास ये संख्या जो है इनकी आ चुकी है, यानी कि ये 400 होगी और ये 500 होगी। ओके, तो यहाँ पर ये 400 और 500 जो है बॉम्बे और मद्रास के अंदर विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये अप्लाइड के अंदर और सिविल के अंदर जो है पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि ये आपके पास अप्लाइड के अंदर अगर हम पहले कैलकुलेट करेंगे तो ये 32%, 400 का 32%, 400 का 32% कितना होता है, ये 4 दूनी का 8 और 4 3 12 128 हो जाएगा, और ये 35%, 500 का 35%, तो 5 5 25, 5 3 15 और 17, ये आपके पास 175 हो जाएगा। ये अप्लाइड का हो गया, ठीक है। इसके बाद सिविल का अब हम कैलकुलेट करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये सिविल का कितना, 400 का 18%, 18 4 72 होता है, और 25% यानी कि ये आपके पास 500 का 25% 125 होता है। तो यहाँ पर ये माइनस कर दीजिए इसमें से, तो यानी कि ये कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 125 इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो 50 बच गया, ठीक है, और ये 72 128 में से माइनस करेंगे तो ये 56 बच गया, जोड़ेंगे तो 166 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट बना दिया गया, बाकी मेहनत करनी थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में क्या करें, एक बार के लिए छोड़ दिया करें, समय हो तो आप लास्ट में इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपये है और मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य रुपये में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 3/20 होती है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर क्रय मूल्य 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अगर रेशियो कैलकुलेट करें, कॉस्ट प्राइस तो आपके पास x है तो बटे में x होगा। अब यहाँ पर देखिए 1000 ग्राम मशीन दिखाती है, ठीक है, 1000 ग्राम मशीन दिखाती है खराबी के कारण, बट एक्चुअल में किसके बजाय दिखाती है 950 ग्राम के, तो 950 ग्राम बट्टे में रखेंगे, और यहाँ पर ये 20/3 का प्रॉफिट चाहिए, तो यानी कि
23/20 ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा, यानी कि ये 0 से ये 0 कट गया और 5 से कटेंगे तो ये 19,595 और ये 5 से कटेगा 20 आ गया। तो ये सेलिंग प्राइस इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये 19,357 का 7 और हासिल 5, 19 दूनी 38 और 5 ये 43, 38 और 5 ये 43, 437 हो गया और बट्टे में ये 400 आ जाएगा और इनटू में ये x आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे, एक बार चला गया भाग जाएगा नहीं, उतारेंगे 0 और ये 9 चौके 36 और यहाँ पर पॉइंट आएगा, एक बार के लिए पॉइंट रहने देते हैं, ये 4 दूनी का 8 और 4 पंज 20। बट यहाँ पर देखें पॉइंट जो है यहाँ पर आना चाहिए था, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा क्योंकि बट्टे के अंदर 2 0 और भी हैं, तो ये इनटू में x आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई और जेड ने ₹3,400 की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। एक्स ने 5 दिन के लिए, वाई ने 7 दिन के लिए और जेड ने 10 दिन के लिए कार्य किया। अब यहाँ पर देखिए पूरा कार्य 3,400 का था और यदि उनकी दैनिक मजदूरी का रेशियो आपको ये दे रखा है तो एक्स को कितनी राशि प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देखें इनकी मजदूरी का ये है, ठीक है। तो एक्स ने 5 दिन के लिए क्या कार्य किया तो इसके नीचे लिख लेते हैं 5 और वाई ने 7 दिन के लिए कार्य किया तो ये 7 लिख लेते हैं और जेड ने जो है 10 दिन के लिए कार्य किया तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आपके पास जो है इनकी मजदूरी का रेशियो आ जाएगा, यानी कि 520 टोटल मजदूरी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और ये 7 पंजे 35 और ये 5 10 30, यानी कि 5 से ये कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो ये 500 के बीच 7 पंजे 35 6 पंजे 30 टोटल करें तो आपके पास कितना हो गया 7 4 11 और 6 17, टोटल 17 यूनिट हो गया। 17 यूनिट टोटल काम कितने का था 3400 का था, यानी कि ये आ जाएगा। और ये कितना गुना दे रखा है 200 गुना दे रखा है। आपको x का कैलकुलेट करना था तो ये पहले वाला डाटा जो है वो x का अनुपात दे रखा था, तो ये 4 इंटू में 200 क्या हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 5 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर, यदि कोण थीटा हो तो tan थीटा क्या होगा। देखिए कर्ण 5 सेंटीमीटर दे रखा, आधार 3 सेंटीमीटर दे रखा, तो लंब क्या हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बट्टे में आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 200 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। अब यहाँ पर देखिए 35% ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है। और जो प्राप्त किए इसने कितने प्राप्त किए 210 अंक प्राप्त किए। कितने अंकों से फेल हो गया 14 अंकों से, यानी कि 14 अंक और प्राप्त कर लेता तो ये पास हो जाता। तो 35% की वैल्यू आ गई। 100% की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू हो जाएगा ये 224, तो ये हो जाएगा और बट्टे में ये 35 आएगा, इंटू में 100 कर दीजिए, यानी कि ये 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 5 से कटेगा 5 से 35 20 5 100, ये 7 से कटेगा 7 त्रिका 21 7 दूनी का 14 32 दूनी 64, यानी कि 640 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 मीटर ऊंचाई के एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई आपको ये दे रखी है। उसी समय पर 52.5 मीटर ऊंचाई के एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई क्या होगी। तो 28 मीटर खंभे की ऊंची जो है ये छाया की लंबाई जो है वो 19.2 दे रखी है, तो इसकी क्या हो जाएगी ये 52.5 इंटू में ये आपके पास हो जाएगा 19.2 और इसको 28 से भाग कर दीजिए, यानी कि यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। और इसके अलावा ये 4 से कट रहा है 7 से कट रहा है या 700 के 28, ये 7 7 49 और ये 7 मुझे 35, 25 से कट रहा है 5 25 3 75 25 4 के 100, ठीक है 2500 के 100 और ये 4 से कटेगा, यानी कि ये 400 के 16 और 800 के 32, ये 4 से कटेगा 12 4 48, 12 इंटू में 3 यानी कि 12 3 36 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य 2000 है जिन्हें वह बेचना चाहता है। उसे पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना है। पंखे का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए उसे पंखे पर 20% की छूट देनी है, यानी कि छूट देनी है तो ये 80% जो है उसका कॉस्ट प्राइस हो गया और 80 यूनिट जो है इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और ये मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 20% का लाभ भी तो करना है, तो ये 120 इसका हो गया, ठीक है लाभ। यानी कि यहाँ से रेशियो देखेंगे तो ये 3/2 आ गया, ठीक है। और 2 यूनिट की वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में 2000 दे रखी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस तो हमें 2000 दे रखा है। कितना गुना दे रखा है 1000 गुना दे रखा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000, तो आंसर आ गया 3000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटरबोट की चाल और जल की धारा की चाल का अनुपात आपको दे रखा है 31:6 है।
मोटरबोट एक बिंदु से शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करती है। मोटरबोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखें, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये चाल का रेशियो जो है वो हमारे पास क्या आएगा, चाल का रेशियो। पहले तो हम डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में कैलकुलेट करें तो ये 31 प्लस का 6 कितना होगा, 37 यूनिट। और यहाँ पर अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में इनका डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 31 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 25 बच गया, यानी कि 37/25 जो है इनकी चाल का रेशियो आ गया। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 25 पहले आ जाएगा और ये 37 बाद में चला जाएगा, यानी कि ये आपके पास व्युत्क्रम होता है समय का, ये समय जो है चाल का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना, ये आपको धारा की दिशा में दे रखा है, ठीक है। धारा की दिशा में हमारे हिसाब से 25 यूनिट का समय लग रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटे 10 मिनट का लग रहा है। तो 4 घंटे 10 मिनट को अगर हम सिर्फ घंटे में कन्वर्ट करें तो ये 4 तो घंटे हैं, 10 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 60 से, 10/60 यानी कि 1/6। तो 6 चौके 24 प्लस 1 25/6 यानी कि 25/6। इसकी वैल्यू 25 की वैल्यू दे रखी है 25/6 यानी कि कितना गुना दे रखी है, 1/6 गुना दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा, 37/6 हो जाएगा, यानी कि 6 × 36, 1 बच गया और यहाँ पर 1 बचा है। देखिए 6 × 36 यानी कि 6 घंटे हो गया और 1/6 यानी कि गुणा करेंगे 60 से तो 10 मिनट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर/आवर जबकि नदी 15 किलोमीटर/आवर की चाल से बह रही है। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक है। दूरी किलोमीटर में गणना करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है सेम उसी तरह का, थोड़ा सा जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए थोड़ा, यहाँ पर ये चाल जो है लगभग जो है उसी तरीके से होगा ये क्वेश्चन भी। यानी कि चाल हम डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, 45 प्लस का 15 यानी कि 60। अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में अगर कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 30 60:30 ये चाल का रेशियो आ गया। आपके पास समय का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 30:60। तो यहाँ पर जो है आपके पास आपके हिसाब से यहाँ पर कितना ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि धारा की दिशा में विपरीत दिशा में ज़्यादा समय लग रहा है, कितना 30 यूनिट। और 30 यूनिट की वैल्यू जो है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 9 घंटे अधिक लग रहे हैं। यानी कि 30 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/30। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस यानी कि दूरी बतानी थी, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर होता है हमारे पास फॉर्मूला चाल इंटू में समय, चाल इंटू में समय। अब यहाँ पर देखिए चाल अगर आप लेंगे 60 और समय लेंगे 30 तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 60 इंटू में ये 30, बट 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 9/30। तो 9/30 से इसको गुणा भी कराना होगा, यानी कि 30 से 30 कट गया, 6×9 = 540 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिता और माता की औसत मासिक आय जो है वो 5000 है और माता और उसके बेटे की औसत मासिक आय जो है वो 6000 है। पिता और उसके पुत्र की औसत मासिक आय 10,000 है। पिता की मासिक आय आपको बतानी। तो यहाँ पर देखिए फादर एंड मदर की औसत आय जो है वो 5000 दे रखी है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये 10,000 हो जाएगी, यानी कि 2 गुना हो जाएगी। तो ये 10,000 एंड मदर एंड सन की दे रखी है आपको 6000, यानी कि 2 गुना 12,000 हो जाएगी। और इसके अलावा जो है वो पिता फादर एंड सन की दे रखी है, यानी कि ये आपको 10,000 दे रखे, तो 2 गुना 20,000 हो जाएगी टोटल। तो यहाँ पर इन सभी का टोटल करेंगे तो ये 2f 2m 2s आएगा, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो 2f प्लस का m प्लस का s बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ये बराबर इन सभी का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 32 42 हो जाएगा, ठीक है, 42,000 हो जाएगा। और ये 2 से काट दीजिए, यानी कि 21,000 जो है ये बराबर आ गया। और इसके अलावा जो है यहाँ पर मदर एंड सन की जो है यहाँ पर दे रखी है, मदर एंड सन की कितनी दे रखी है, 12,000 दे रखी है। तो यहाँ पर ये 12,000 रखेंगे और इधर लाकर जो है माइनस कर दीजिए इसमें से। तो ये f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 9,000 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः की वृद्धि की जाती है, ठीक है, इतने % की वृद्धि की जाती है। मूल आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में वृद्धि ज्ञात करें। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये तो हमारा समय खराब करेगा। और यहाँ पर ये 200% का मतलब क्या हो गया, 2/1, यानी कि 1/2 की वृद्धि। तो ये लंबाई के अंदर जो है 1 से 2 की वृद्धि है 1 पर, तो ये 1 से 3 हो गई। इसके बाद यहाँ पर ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो ये आपके पास 3/1 यानी कि 3 पर 1 की वृद्धि, तो ये 1 से 4 हो गई।
और इसका मतलब भी 3/1 यानी कि ये हाइट जो है वो भी 1 से 4 हो गई। हम क्या करते हैं यहाँ पर आयतन कैलकुलेट करते हैं, तो ये 1 यानी कि 1 इंटू में 1 इंटू में 1, और ये आपके पास 4 चौके 16 3 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कितने गुणा की वृद्धि हुई है, तो ये 1 से 47, 1 पर 47 की वृद्धि हुई है यहाँ पर, यानी कि इससे 47 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर वृद्धि पूछी गई है, वृद्धि यानी कि कितना ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर 47 गुना ज़्यादा हुआ है। अगर यहाँ पर पूछता कि कितना गुना हुआ है तब 48 आंसर हो जाता। यहाँ पर वृद्धि पूछी गई है तो 47 होगा। एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंब खींचा जाता है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक वृत्त आपको दे रखा है, इसके अंदर जो है इसकी जीवा आपको दे रखी है जो कि 40 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि इस जीवा की लंबाई जो है वो आपको 40 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसके केंद्र से जो है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब खींचा जाता है, वो 15 सेंटीमीटर लंबा है। अब ये लंब है तो इसको 20-20 में बांट देगा, यानी कि ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। तो यहाँ पर ये जो है आपके पास त्रिज्या आ जाएगी। ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 20 है, ये 15 है, तो ये 25 हो जाएगा। और यहाँ से जो है ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये भी 25 होगा। अब व्यास पूछा गया तो ये 25 + 25 कितना हो गया, 50 हो गया। अब ये 25 कैसे हुआ, यहाँ पर देख लीजिए, या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए या फिर आपको ट्रिपलेट से डायरेक्ट याद होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो भी 20 का स्क्वायर 400 + 15 का स्क्वायर 225 यानी कि 625, 625 का वर्गमूल 25। तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x + 1/x बराबर 3√2 है और x > 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर 8 - 1/x की पावर 8 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके बतानी है। तो इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 4 लिखेंगे प्लस 1/x की पावर 4 इंटू में x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 आएगा। फिर हम वही फॉर्मूला a² - b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा, इंटू में x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर आता, बट यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे तो x + 1/x, और लास्ट में जो है x - 1/x से जो है ये बच गया। तो ये सिंपल फॉर्मूला जो है मैंने डायरेक्ट लगा दिया है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हमें x + 1/x की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 3√2। इसके गुणा में हम x² + 1/x स्क्वायर रखें। अब देखिए एक टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके बारे में थोड़ा कुछ, यानी कि x + 1/x दे रखा हो तो x² + 1/x स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, p का स्क्वायर -2 यानी कि 3, यानी कि ये क्या होगा, ये 3, एक सेकेंड, यहाँ पर ये 3 होगा, और √2 का होल स्क्वायर, और ये -2 कर दीजिए, यानी कि ये कितना होगा, 9 दूनी 18 - 2 यानी कि 16 आ गया। तो ये 16 आपके पास यहाँ पर ये आ चुका है। अब यहाँ पर ये 16 आ चुका है तो इस पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे। 16 का स्क्वायर 256 - 2 यानी कि 254 आ गया। तो सिंपल है। और यहाँ पर x - 1/x की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको बताया था, यानी कि x + 1/x बराबर p दे रखा हो तो x - 1/x बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर के अंदर होगा, 3√2 का स्क्वायर करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, प्लस का ये माइनस का 4 कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जो है ये आपके पास हो जाएगा 9 दूनी 18 - 4 यानी कि √14 आ जाएगा। और √14 को लिख सकते हैं √7 इंटू में √2। तो यहाँ पर भी √7 इंटू में √2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये जो √2 है और ये √2 है मिलकर क्या बना लेंगे, √2 गुणा होकर क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे, और 2 इंटू में 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को मिलाकर हमारे पास 6 आ चुका है। तो इसको 16 से गुणा कर दीजिए, 16 × 4 = 64 का 4 हासिल से 16 × 5 = 80, 6 × 6 = 86, 8 × 16 = 32, 8 × 40, और इंटू में ये आ जाएगा 6 √7, और 6 से इसको गुणा कर दीजिए, 6 × 4 = 24 का 4, और हासिल आ गया आपके पास 2, 6 × 6 = 36, 2 = 38, और 38 का 38 हो गया, 6 × 4 = 24 यानी कि 24,384 √7 जो है वो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पाई चार्ट कक्षा 12 के सेक्शन A, B, C, D और E में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डेटा दर्शाते हैं। सेक्शन E में परीक्षा में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या है, तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत आपको पूछा गया और सेक्शन E में पूछा गया। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं जूम करके आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये E के अंदर जो है ये 58 डिग्री दे रखा है, तो 58 डिग्री का जो है ये ओवरऑल 360 डिग्री प्रतिशत 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री का जो है ये 58 डिग्री कितना प्रतिशत है ये कैलकुलेट करके बताना है। तो सिंपल है, यहाँ पर ये 0 से 0 हट गया, 2 से कटेंगे तो ये आपका 18 बार कट गया और ये 29 बार कट रहा है। 290/18 यानी कि कटेगा तो नहीं, तो ये भाग देना पड़ेगा, यानी कि 18 × 18, शेषफल बचा 11, उतारेंगे 0, 110, और 18 × 6 = 108,
और 18 छक्के 108 से बच गया 2, उतारेंगे 0 पॉइंट और ये 1 यानी कि 16.1% आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस 41/sin49, तो ये तो सिंपल है, सीधे 1 + 1 यानी कि 2 आ जाता। तो ये हुआ कैसे, देखिए यहाँ पर 41 डिग्री को मतलब क्या होता है 90 डिग्री माइनस आप लिख सकते हैं इसको 49 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री है तो कोस साइन में कन्वर्ट होगा और साइन 49 डिग्री आएगा जो कि साइन 49 डिग्री से कट जाएगा बटे में। ये आपके पास 51 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 - 39 डिग्री। तो ये साइन में है तो ये कोस में कन्वर्ट होगा यानी कि कोस 39 डिग्री आएगा और कोस 39 से कोस 39 जो है ये कट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर ये आपके पास दे रखा है राम 36 किलोमीटर/आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पेय पीने के लिए 5 मिनट रुकता है। ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर ये अगर नहीं रुकता तो इसको कितना समय लगता, तो ये 84 किलोमीटर की दूरी जो है इसने 36 की स्पीड से तय की, तो इतना समय तो लगना ही लगना है। इसके अलावा भी और समय लगता है, उसको हम ऐड कर देंगे इसमें। तो ये आपके पास 12 से कट रहा है यानी कि 12 × 3 = 36, 12 × 7 = 84। अब यहाँ पर ऑप्शन सारे मिनट में दे रखे हैं, तो ये घंटे में, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो ये 20 × 60, ये आपके पास ओवरऑल समय हो गया, ठीक है, बिना रुके। और इसके अलावा जो है यहाँ पर प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद जो है वो 5 मिनट तक रुकता है। तो यहाँ पर 84 किलोमीटर में वो कितनी बार रुक चुका होगा, यानी कि 8 बार रुक चुका होगा 84 किलोमीटर में, और 8 बार रुक चुका होगा और प्रत्येक बार 5 मिनट रुका है, यानी कि इतने मिनट तक वो जो है ओवरऑल रुक चुका है। ये इसमें ऐड कर देंगे यानी कि 20 × 7 = 140 + 40 कितना हो गया 180 मिनट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका मान कैलकुलेट करके बताना है, तो ये 7.8 माइनस ये माइनस में दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कि आपके पास 12.4 बनाएगा। तो ये 12.4 इसमें से माइनस करेंगे तो ये टोटल जो है कितना बन जाएगा, यहाँ से लेकर इस ब्रैकेट की वैल्यू जो है वो आपके पास 0.1 आ जाएगी। बट ये 0.1 ये इसमें से माइनस होगा यानी कि माइनस में हो जाएगा, और ये -4.9 में ऐड होकर क्या बन जाएगा -5, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस है, ठीक है। अब ये -3.5 में से माइनस हो रहा है 5, यानी कि माइनस का 1.5 बचेगा, और बाहर क्या माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। तो 0.08 तो पहले से ही ये प्लस हो गया और प्लस का 1.5 बचा है, ठीक है। ऐड करेंगे तो 1.58 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो x - 1/x की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है। तो देख सकते हैं आप उसी कंसेप्ट पर 2 क्वेश्चन और यहाँ पर 4 नंबर के, तो वो उस त्रिभुज वाले यानी कि समरूपता वाले से पूछे गए थे, और अलजेब्रा से पूछे गए 4 नंबर, तो 8 नंबर तो सीधे ही हो गए यहाँ पर। तो इसको आप लिख सकते हैं x + 1/x और इंटू में हो जाएगा x - 1/x, यानी कि ये कितना हो गया x - 1/x की वैल्यू तो हमें 6 दे रखी थी, x + 1/x पर जाना है तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं √ के अंदर 6 का स्क्वायर और प्लस के अंदर 4। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले भी। तो यहाँ पर √ के अंदर 36 और प्लस 4 यानी कि 40, और √40 को क्या लिख सकते हैं 2 √10 और इंटू में 6 हो गया यानी कि 12 √10 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया में से कौन सी संख्या जो है 33 से विभाजित। तो 33 को आप क्या लिख सकते हैं 11 इंटू में 3 लिख सकते हैं, यानी कि वो संख्या अगर 3 से विभाज्य और 11 से भी विभाज्य है तो वो संख्या हमारी जो है वो 33 से भी विभाज्य होगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए 3 से चेक कर देते हैं, तो ये 3 से 6 कटेगा, 6 ये 3 कटेगा, ये 9 कट गया और ये 3 कटेगा, तो 4 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या नहीं हो सकती 33 से डिविजिबल। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये 3 कट गया, 8 5 13 और 5 18, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। अब बारी आती है 11 की, यानी कि 11 से हम और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 11 से चेक करने के लिए अल्टरनेटिव्स टर्म्स का जो है हम योग कैलकुलेट करते हैं। तो ये यहाँ पर कितना हो गया 5 3 8 और 8 8 16, और 16 में से ये माइनस करेंगे 5, यानी कि इनका योग 5 है, तो 16 में से -5 करेंगे तो 11 बच गया। तो 11 डिविजिबल है 11 से, यानी कि यही ऑप्शन जो है 33 से डिविजिबल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, जहाँ DAB एक मध्य बिंदु है और EAC पर एक बिंदु है। यदि DE त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है तो DB अनुपात AB निम्न में से किसके बराबर है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको एक टॉपिक कराया था समरूपता वाला, वो इसीलिए करवाया था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमा दिया गया, बाकी यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो ये आपके पास जो है ABC एक ट्रायंगल दे रखा है
और इस ए बी सी में ए बी भुजा पर एक बिंदु दे रखा है जो कि डी है, और ए सी भुजा पर एक बिंदु दे रखा है जो कि ई है। अब इन दोनों को मिलाने पर ये जो रेखा बनी है डी ई, ये समांतर दे रखी है बी सी के, ये बी सी के समांतर है। तो यहाँ पर जो है आपको ये दे रखा है कि डी ई भुजा जो है ये इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि इस वाले त्रिभुज का एक क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल जो है वो इस वाले क्षेत्रफल के बराबर है, इस वाले क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि इस रेखा ने जो है इस त्रिभुज के दो बराबर भागों में क्षेत्रफल को बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 यूनिट ये है तो 1 यूनिट ये होगा, तो यानी कि पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना होगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 हो गया, 2 यूनिट हो गया, और ये इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट। तो यहाँ पर हम जो जानते हैं वो कंसेप्ट हमने पढ़ा था पहले, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए ए डी ई ट्रायंगल जो है इसका क्षेत्रफल तो 1 यूनिट है, और पूरे का जो है ये 1 + 1 यानी कि 2 यूनिट है, तो 1/2 जो है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। अब यहाँ पर जो है छोटे वाले त्रिभुज में देखें तो ए डी है भुजा, ठीक है, तो ए डी भुजा और इसके संगत भुजा क्या है, इसके संगत भुजा ये ए बी है, यानी कि ए डी का ए बी के साथ रेशियो और उसके स्क्वायर के बराबर होगा ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले पढ़ रखी थी, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर वाले का वर्गमूल होगा, यानी कि ए डी बराबर ए डी अपॉन ए बी जो है, यानी कि ए डी का ए बी के साथ रेशियो जो है 1/√2 आ जाएगा, यानी कि 1/√2 आ जाएगा। यहाँ से आप तुलना करें यानी कि कंपेयर करें, तो ये जो आपके पास आई है ए डी भुजा, ये आपके पास ए डी जो है वो 1 यूनिट आई है। ठीक है, यानी कि ए डी 1 यूनिट है, तो ए बी कितनी हो जाएगी टोटल, √2 हो जाएगी, यानी कि ये जो है आपके पास ये √2 हो जाएगी, ये √2, तो ये कितने बच गए, √2 -1 बच गई, √2 -1 आपसे यही पूछा गया था, यानी कि डी बी का रेशियो जो है ए बी के साथ पूछा गया था, तो डी बी आपके पास √2 -1 आया है, और ये ए बी जो है वो टोटल कितना √2 है, तो यही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकती है और पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए जो है वो 12 मिनट में भर सकता है, बी जो है वो 18 मिनट में भर सकता है, सी जो है वो खाली कर सकता है कितने घंटे में, ये कितने मिनट में, ये 36 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 36 आ गया, यानी कि इनकी क्षमताएं कितनी आ गई, इसकी क्षमता 2 यूनिट, ये 3 यूनिट आ गई, इसकी क्षमता 2 यूनिट, इसकी क्षमता 1 यूनिट, यानी कि भाग दिया है मैंने 36 में, 12 का, 18 का, फिर 36 का। तो यहाँ पर इन सभी का ये तीनों पाइप अगर एक साथ खोले जाते तो कितना समय लगेगा, पूरी टंकी 36 यूनिट खाली है, और ये क्षमता इनकी ऐड करेंगे, यानी कि 3 + 2 हो गया। अब ये खाली करने वाला पाइप है तो ये -1 होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 -1 यानी कि बटे में 4 आएगा, तो 9 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला पूछ लिया गया था डायरेक्ट। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई राशि यहाँ पर ये है, ठीक है, 30,000 की राशि कितने वर्षों में 38,400 हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूछा गया, तो यहाँ पर हमें ब्याज कितने का चाहिए, ये 8,400 का हमें ब्याज चाहिए। तो राशि कितनी दर की, 30,000 दर की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8, और समय हमें कैलकुलेट करना है, बटे में 100 हो जाएगा, और ये बराबर जो है हमें ब्याज कितने का चाहिए, 8,400 का चाहिए। तो ये 2 0 से, तो ये 2 0 कट गया, इसके अलावा भी यहाँ पर ये 2 0 से ये 2 0, यानी कि ये 4 0 कट गए यहाँ से। अब यहाँ पर कुछ और कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, और 24 जो है 12 से कटेगा, यानी कि 12 दूनी 24, और यहाँ पर ये 12 सत्ते 84, यानी कि टी बराबर 7/2, 3.5 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, और क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर है तो क्यू आर किसके बराबर होगी। अब देखिए ऐसा कंसेप्ट जो है मैंने पहले बताया था, एक क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं और एक क्वेश्चन ये रहा, यानी कि 2 क्वेश्चन उस वाले कंसेप्ट से हो चुके हैं जो कि हमने त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये 16 अनुपात जो है 25 होगा, और ये बराबर होगा 20, यानी कि ये क्यू आर का अनुपात के साथ। ठीक है, यानी कि संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, बराबर वर्गमूल होगा, यानी कि 4/5, और बराबर होगा ये 20/QR। तो ये 4 से कट गया 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 × 5 = 25, यानी कि QR बराबर जो है
वो आपके पास 25 सेंटीमीटर आ गया। तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।